हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो यहां पर हम फॉरेस्ट्री का पेपर लेकर के आपके सामने उपस्थित हैं। आज यहां पर हम क्वेश्चन नंबर 17 से एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 आपका रिलेटेड है फायर लाइन या फायर ब्रेक के नाम से इसको जाना जाता है। आपको मालूम है कि फॉरेस्ट में आग लग जाना एक प्राकृतिक घटना भी हो सकती है या मानव द्वारा प्रेरित भी हो सकती है। प्राकृतिक आग जो लगती है जंगल में, विशेष रूप से जो तड़ित या लाइटनिंग या आकाशीय बिजली के गिरने से कई बार जंगल में आग लग जाती है। इसी प्रकार से मानव द्वारा प्रेरित आग भी जंगल में लग सकती है। न्यूज़पेपर वगैरह में आप सामान्यतः अप्रैल से जून के महीने में पढ़ने में आपको मिलता है, अमेजन के जंगल में आग लगी या वेनेजुएला के जंगल में आग लगी। तो ये आग लगना एक प्राकृतिक या मानव प्रेरित हो सकता है। अब हमको ये जंगल में जो आग लग रही है इससे होने वाले नुकसान से कैसे बचें या जो नुकसान हो रहा है उसको कैसे कम किया जाए, इससे संबंधित एक कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को हम यहां पर बोलते हैं फायर लाइन। इस कॉन्सेप्ट को अपन क्या बोलते हैं, ध्यान रखना है यहां पर, ये फायर लाइन या इसी को बोला जाता है, ध्यान रखना है आपका, ये फायर ब्रेक के नाम से इसको हम जानते हैं। तो होता क्या है कि भाई मान लिया जाए आपके पास ये पूरा एक जंगल का एरिया है। ये क्या हो गया, आपके पास एक ये पूरा जंगल का एरिया है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि भाई मान लिया जाए आपका पूरा ये जंगल है, ये यहां पर मान लिया जाए अपने को ये पर्टिकुलर एक एरिया है, ठीक। तो यदि हम ये बोले कि यहां पे जंगल में आग लगी है तो ये जंगल क्या क्या पूरे के पूरे जंगल को क्या है, जला करके खत्म कर सकती है। तो इसके लिए इस आग का विस्तार को रोकने के उद्देश्य से इस तरीके से बनाया जाता है आपका फायर ब्रेक। मतलब यहां पर जो भी घास फूस है, हर्ब या श्रब वगैरह है, उसको क्या है, जला दिया जाता है। उसको क्या कर देंगे, यहां पर अपन ये जला देंगे। मतलब अब यहां पर कोई भी ज्वलनशील सामग्री नहीं है। इसी तरीके से यहां पर भी हम क्या करेंगे कि इसको पूरा जो भी है जला करके यहां से अपन खत्म कर देंगे, मतलब जिससे आग का विस्तार आगे ना हो सके। तो ये कॉन्सेप्ट है किससे रिलेटेड, आपका फायर लाइन या फायर ब्रेक से संबंधित है। अब इसका फायदा क्या होगा कि पहला तो ये जो आग का जो विस्तार होना था, ये विस्तार यहां पर क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। दूसरा पॉइंट ये है कि यहां पर जो भी आपके पेस्ट वगैरह या जो नुकसान पहुंचे वाले इंसेक्ट वगैरह हैं वो क्या हो जाएंगे, जल करके पूरी तरीके से ये समाप्त हो जाएंगे, ठीक। तो ये इसी से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है कि विच इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिस्क्राइब्ड और कंट्रोल्ड बर्निंग इन फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट में जो आग लग रही है या उससे कैसे बचाया जाए, पहला ऑप्शन दिया है नेचुरल रीजनरेशन असिस्टेंस। मतलब ये जो प्रक्रिया है एक प्रकार से सहायक होगी, नेचुरल रीजनरेशन। नॉर्मली अपन पढ़ते भी हैं या देखते हैं, खास करके धान के खेत में क्या होता है कि जो उसका रिमेनिंग पार्ट रहता है उसको अपन क्या करते हैं, खेत में जला देते हैं। तो जला देने से वहां पे थोड़ा बहुत सॉइल फर्टिलिटीज वगैरह भी बढ़ जाती है। तो ये कॉन्सेप्ट है। दूसरा पॉइंट यहां पे फायर हैजार्ड रिडक्शन, मतलब आग लगने से होने वाला जो नुकसान है वो तुलनात्मक रूप से कम हो जाता है। और तीसरा पॉइंट यहां पर है कंट्रोल ऑफ पेस्ट। तो कंट्रोल ऑफ पेस्ट भी होता है। यहां पर आंसर बना है वाइल्ड लाइफ कैप्चर। मतलब बाकी तीनों उद्देश्य आपका इससे संबंधित है, लेकिन वाइल्ड लाइफ कैप्चर या वाइल्ड लाइफ कैप्चर इसका उद्देश्य नहीं है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बना है आपका डी। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 ये रिलेटेड है आपका किससे, यहां पर एलिलोपैथी से रिलेटेड है। किससे संबंधित है, आपका ध्यान रखना है, ये एलिलोपैथी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। इसको कई बार पहले भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, एलिलोपैथी। तो पहले हम यहां पर समझ जाते हैं कि हमारे पास ये एलिलोपैथी क्या है। ये हो गया आपका एलिलोपैथी। इसी को हम बोलते हैं यहां पर एमेंसेलिज्म या इसी को बोला जाता है, आपका ध्यान रखना है, यहां पर एंटी बायोसिस के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या होता है कि भाई ऐसे मान लिया जाए कि कोई पर्टिकुलर एरिया है या कोई एक मीडियम है, यहां पर कोई ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है। कोई ऑर्गेनिज्म यहां पे क्या कर रहा है, ये ग्रोथ कर रहा है। अब ये ऑर्गेनिज्म नहीं चाहता कि इस मीडियम में कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म आके ग्रोथ करे, तो इसके द्वारा क्या है, यहां पर ये कुछ टॉक्सिक केमिकल को रिलीज किया जाएगा। तो जो टॉक्सिक केमिकल है
किसी दूसरी स्पीसीज के ग्रोथ को यहां पर क्या कर देगा, रोक देगा। मतलब किसी पौधे या जीव के द्वारा अपने आसपास के वातावरण में कुछ हानिकारक रसायनों को स्रावित करना, और ये हानिकारक रसायन दूसरे जीव की वृद्धि को वहां पे रोक देता है। तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, आपका एलोपैथी के नाम से जाना जाता है। एलोपैथी मीन्स एनी ऑर्गेनिज्म सीक्रेट सम टॉक्सिक सब्सटेंस टू इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म इन दिस स्पेसिफिक एरिया। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ध्यान रखना, एलोपैथी या एमेंसेलिज्म या एंटीबायोसिस के नाम से जाना जाता है। इसका एक बहुत कॉमन एग्जांपल देखेंगे, जैसे आपका ये ई कोलाई बैक्टीरिया है। ये क्या है आपका ई कोलाई बैक्टीरिया। तो ई कोलाई बैक्टीरिया जिस मीडियम में रह रहा है वहां पर ये क्या करता है, आपका एक पॉइजनस केमिकल सिक्रेशन करता है, उसका नाम है कॉलिसिन। उसका नाम क्या है आपका, कॉलिसिन। तो इस कॉलिसिन केमिकल के प्रभाव के कारण कोई दूसरा बैक्टीरिया वहां पर ग्रोथ नहीं कर पाएगा। तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, आपका एमेंसेलिज्म या एलोपैथी कहलाती है। और इकोलॉजी में इस रिलेशनशिप को कहा जाता है, यहां पर ध्यान रखना, जीरो और माइनस के नाम से इसको अपन जानते हैं। मतलब यहां पर क्या है कि जो ई कोलाई बैक्टीरिया है इसने क्या किया, इस केमिकल का सिक्रेशन किया। इस केमिकल के सिक्रेशन से ना तो इसको कोई लाभ हुआ और ना ही कोई इससे इसको हानि हुई, तो ये जीरो। जबकि दूसरे जो ऑर्गेनिज्म हैं उनको क्या हो रहा है, यहां पर हानि हो रही है, नुकसान हो रहा है। तो इस संबंध को अपन माइनस और जीरो के नाम से इस संबंध को जाना जाता है। ठीक है, तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 18, एलोपैथी इज एन एग्जांपल ऑफ, तो ध्यान रखना है एमेंसेलिज्म। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद आता है हु हैज कॉइन्ड द टर्म सोशल फॉरेस्ट्री। सोशल फॉरेस्ट्री या सामाजिक वानिकी शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो ये जो हमारी बुक है, बुक में भी देख सकते हैं आपको, वेस्टोबी नाम का साइंटिस्ट था, उसने क्या किया था, सोशल फॉरेस्ट्री टर्म को इस्तेमाल किया था, वेस्टोबी। ठीक है, यहां पे आपका आंसर क्या बना, 19 का आंसर बना जैक वेस्टोबी। और इसी को आप ध्यान रखेंगे कि भारत में जो सोशल फॉरेस्ट्री टर्म है सबसे पहली बार 1976 में इसको इस्तेमाल किया था किसने, नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर के द्वारा। ये 3 प्रकार का क्वेश्चन हुआ। पहला, सोशल फॉरेस्ट्री टर्म वाज कॉइन्ड बाय, आपको ध्यान रखना है, वेस्टोबी। दूसरा, भारत में ये टर्म सबसे पहले कब इस्तेमाल हुआ, तो आपको ध्यान रखना है 1976। किसने इस टर्म को इस्तेमाल किया, तो आपको ध्यान रखना है कि नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर, इसने भारत में सबसे पहले सोशल फॉरेस्ट्री शब्द को इस्तेमाल किया था। सोशल फॉरेस्ट्री का मतलब यह है कि जो भी बेकार पड़ी हुई जमीन है, बेकार पड़ी हुई जमीन ग्राम पंचायत के आसपास हो सकती है, रेलवे लाइन के किनारे हो सकती है, या नदी के किनारे या नाले के किनारे की जो जमीन होती है, तो वहां पर ऐसे पौधों या वृक्षारोपण किया जाए जो समाज के कल्याण से संबंधित हो, तो इसको अपन सोशल फॉरेस्ट्री के नाम से जानते हैं। ध्यान रखना यहां पर, मतलब जो वहां स्थानीय जनसंख्या निवास कर रही है उसकी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी हो सके और साथ ही पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी एक पहल है। तो ये है कॉन्सेप्ट हमारा सामाजिक वानिकी से संबंधित। नेक्स्ट आते हैं अपन यहां पर, द रेशियो ऑफ इकोनॉमिक प्रोड्यूस टू दैट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोड्यूस इज नोन एज। मतलब यहां पर अपने को ध्यान रखना है कि भाई कोई भी जो प्रोडक्शन आप कर रहे हैं, कोई भी क्रॉप का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो यहां पर क्रॉप का जो प्रोडक्शन कर रहे हैं तो वो क्या हो रहा है, यहां पर उसका एक बायोमास यहां पर बढ़ रहा है। क्या हो रहा है उसका, यहां पर ये बायोमास बढ़ रहा है। अब कोई भी क्रॉप है उसकी क्या होती है, एक इकोनॉमिक वैल्यू होती है। उसकी क्या होती है आपका, एक ये इकोनॉमिक वैल्यू होती है। ठीक है, तो कोई भी क्रॉप है उसका एक बायोलॉजिकल वैल्यू या कितना अमाउंट में उसका आर्निक पदार्थ या कार्बनिक पदार्थ बना है या कितना उसका बायोमास बना है, और साथ ही उसका इकोनॉमिक वैल्यू क्या है। तो जो बायोलॉजिकल वैल्यू है और जो इकोनॉमिक वैल्यू है, ये दोनों का अनुपात ये कहलाता है, ध्यान रखते हैं यहां पर, इसको हम बोलते हैं हार्वेस्ट इंडेक्स के नाम से जाना जाता है, हार्वेस्ट इंडेक्स। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बना आपका यहां पर सी बना आंसर इसका। नेक्स्ट आइए, रेशियो बिटवीन मिड हाइट एंड विथ ऑफ शेल्टर बेल्ट शुड बी। तो यहां पर 21 नंबर का जो क्वेश्चन है ये रिलेटेड है आपका शेल्टर बेल्ट से संबंधित है। शेल्टर बेल्ट वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका पूरा कॉन्सेप्ट एक बार फिर से यहां पर हम देखते हैं, ये आपको जानना है यहां पर शेल्टर बेल्ट। तो शेल्टर बेल्ट क्या है, ये कॉन्सेप्ट को आप समझ जाइए कि शेल्टर बेल्ट होता क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। तो स्पेशली आपको ध्यान रखना है
कि जो कोस्टल एरिया होता है, कोस्टल एरिया, ठीक है, मतलब आपका जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र वगैरह रहता है या समुद्र के किनारे का हिस्सा रहता है, तो आपको मालूम है कि वहां पर बहुत तीव्र गति से हवा चलती है, बहुत हाई स्पीड से वहां पर विंड चलती है, और हाई स्पीड से विंड यदि चलेगी तो इसके कारण जो विंड इरोजन है या वायु के द्वारा जो मृदा अपरदन हो रहा है उसकी संभावना क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो पहला कॉन्सेप्ट हमारा यह है कि शेल्टर बेल्ट का उद्देश्य क्या है, तो आप ध्यान रखेंगे विंड इरोजन से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना या वायु के द्वारा जो मृदा का अपरदन हो रहा है उससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। दूसरा आपने को ध्यान रखना है कि भाई तीव्र गति से यदि हवा चलेगी तो उसके कारण जो मृदा की नमी है वो मृदा की नमी क्या हो जाएगी, इवेपोरेशन या वाष्पीकरण की क्रिया के कारण उसमें सूखापन आ जाएगा या ड्राइनेस आ जाएगा। तो इसका दूसरा उद्देश्य क्या है कि मृदा में नमी को बनाए रखना या सॉइल जो मॉइस्ट है उसको मेंटेन करने के लिए भी ये हम शेल्टर बेल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। अब ये शेल्टर बेल्ट बनता किस तरीके से, ये देखिए। शेल्टर बेल्ट बनाने के लिए क्या करते हैं कि ये पिरामिड शेप स्ट्रक्चर बनता है, मतलब जो ऊंचे ऊंचे वृक्ष होते हैं उनको लगाएंगे हम यहां पर सेंटर में, और इसके साइड में अपन थोड़ा सा कम हाइट के वृक्षों को अपन लगाएंगे। इसके साइड में हमने क्या कर दिया, यहां पर ये थोड़ा कम हाइट के वृक्षारोपण हमने कर दिया, यहां पर ये हो गया हमारा। इसके बाद फिर यहां पर क्या होगा, इससे और कम हाइट का जो प्लांट रहेगा उसको हम लगाएंगे। इस तरीके से ये जो स्ट्रक्चर होता है ये हमारा क्या होता है, ये पिरामिड शेप स्ट्रक्चर यहां पर बनता है। और अपने को यह ध्यान रखना है कि ये जो बनाया जाता है तो पवन की दिशा, मतलब जिस डायरेक्शन में आपका ये विंड चल रही है तो उसके साथ समकोण बनाते हुए, मतलब ये एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि शेल्टर बेल्ट हम बनाएंगे कैसा, तो आपको ध्यान रखना है कि पवन की दिशा के साथ समकोण की स्थिति में शेल्टर बेल्ट का फॉर्मेशन किया जाता है, यह ध्यान रखना है। दूसरा, अधिकांशतः ये जो शेल्टर बेल्ट हम बनाते हैं इसकी दिशा क्या होती है, तो इसकी दिशा आप ध्यान रखेंगे, ये है इसकी दिशा, मतलब यहां पर ये क्या हुआ आपका नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट से इसका डायरेक्शन क्या होता है, ध्यान रखना आपका, ये साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में ये हम बनाते हैं यहां पर शेल्टर बेल्ट। तो पॉइंट ध्यान रखना, क्या क्या क्वेश्चन बना, शेल्टर बेल्ट का शेप कैसा होता है, पिरामिड शेप, ठीक है। दूसरा पॉइंट, किस तरीके से बनाएंगे, तो पवन की दिशा के साथ समकोण बनाते हुए इसकी पोजीशन होना चाहिए। अधिकांशतः जो शेल्टर बेल्ट का फॉर्मेशन किया जाता है किस डायरेक्शन में किया जा रहा है, तो आपको ध्यान रखना है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की दिशा में इसका डायरेक्शन होता है, या आपका नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में हम शेल्टर बेल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। उद्देश्य क्या है, पहले मैंने क्लियर कर दिया कि मृदा अपरदन, जो वायु के द्वारा मृदा अपरदन होता है उससे सुरक्षा प्रदान करना, और ये जो प्रक्रिया है मृदा में नमी बनाए रखने में भी सहायक होती है। तो ये है आपका यहां पर शेल्टर बेल्ट से संबंधित कॉन्सेप्ट। और ये जो कंडीशन है भाई सेम, भाई जैसे आप देखते हैं पक्षी का क्या रहता है कि भाई इसी टाइप का स्ट्रक्चर बनता है कि वो वायु को काट सके। तो यहां पर क्या है आपका, तीव्र गति से यदि हवा चलेगी तो ये ऐसा बनाने का उद्देश्य क्या है कि वायु यहां से आपका क्या है, पास हो जाएगी, और उसके कारण ये जो पर्टिकुलर हमारा जो लैंड वाला एरिया है, ये लैंड वाला एरिया ये तीव्र गति से जो पवन चल रही है उसके नकारात्मक प्रभाव से क्या हो जाएगा, ये प्रोटेक्ट हो जाएगा। तो ये है कॉन्सेप्ट हमारा शेल्टर बेल्ट का। और बाकी जो फॉरेस्ट्री से रिलेटेड मेरी बुक है उसमें आप देखेंगे कि कौन कौन से प्लांट हैं जिनको शेल्टर बेल्ट के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं, तो ये बुक से आप कवर करेंगे। फिलहाल यहां पर आप देखिए क्वेश्चन, रेशियो बिटवीन मिड हाइट एंड विड्थ ऑफ शेल्टर बेल्ट। तो आपको ध्यान रखना है, इसके लिए एक सिद्धांत बनाया गया है, एक थ्योरी बनाई गई है कि ये जो रेशियो है, रेशियो मतलब ये मिड हाइट, ये क्या हो गया आपका मिड हाइट हो गया, और इसकी जो चौड़ाई है, ये चौड़ाई का जो रेशियो होना चाहिए ये 1:10 होना चाहिए, आपको ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही है, रेशियो बिटवीन मिड हाइट एंड विड्थ ऑफ शेल्टर बेल्ट शुड बी, ये कितना होना चाहिए, 1:10 होना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, पिंक डिसीज ऑफ यूकेलिप्टस इज नोन एज। तो आपको ध्यान रखना है ये जो यूकेलिप्टस है, यूकेलिप्टस वेरी इंपॉर्टेंट, आप ध्यान रखेंगे, इसमें एक प्रकार की डिसीज हो जाती है, फंगल डिसीज। फंगल डिसीज जिसको अपन पिंक डिसीज के नाम से जानते हैं, और इसको उत्पन्न करने वाला जो यहां पर फंगस है, इस फंगस का नाम है, ध्यान रखेंगे, कॉर्टिसियम
सेलमेनो कार्टिस का, ठीक है। इसमें आपका बी वाला ऑप्शन आपको मिलेगा 22 में आपको बोल रहा है पिंक डिसीज ऑफ यूकेलिप्टस इज नोन एज, तो आपको ध्यान रखना है यहां पर कॉर्टिसियम साल्मोनिकोलोर। कॉर्टिसियम साल्मोनिकोलोर ये एक प्रकार का फंगस है, इसके द्वारा यूकेलिप्टस में डिसीज होती है पिंक डिसीज। यूकेलिप्टस वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब यहां पर आपको ध्यान रखना है दो चीज है। यूकेलिप्टस इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस रखता है निगेटिव पॉजिटिव दोनों तरीके से, कि भाई मान लिया जाए जो यूकेलिप्टस है, यूकेलिप्टस में वाटर को बहुत ज्यादा खींचने की क्षमता होती है, तो यदि आप इसको अपने घर के आसपास लगाएंगे या आपका जो है क्राप का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो वहां पर लगाएंगे, तो ये क्या करेगा, अधिक से अधिक वाटर को क्या कर लेगा, खींच लेगा, जिसके कारण उसके आसपास जो दूसरे प्लांट्स हैं उसमें वाटर की डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो इस कॉन्सेप्ट पे भी हम देखते हैं कि ये हानिकारक है, क्योंकि यूकेलिप्टस की उपस्थिति के कारण उसके आसपास जो ग्रोथ करने वाले प्लांट हैं उनमें ड्रॉटनेस की कंडीशन पाई जाएगी। लेकिन इसका इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ये है कि कोई वाटर लॉक्ड सॉइल है, क्या है आपका, कोई वाटर लॉक्ड आपका सॉइल है, ये हो गया आपका वाटर लॉक्ड सॉइल, जल से डूबी हुई मिट्टी। तो आपको ध्यान रखना है कि वाटर लॉक्ड सॉइल भी कोई अच्छी कंडीशन तो है नहीं। तो यहां पर हम क्या करें, यदि यूकेलिप्टस को ग्रो करा देते हैं तो यूकेलिप्टस क्या है, अधिक से अधिक वाटर को एब्जॉर्ब करके जो वाटर लॉक्ड सॉइल है उसको मेंटेन करने में क्या करेगा, हेल्प करेगा, ठीक है। तो अपने को ध्यान रखना है कि जहां पर पानी की कमी है वहां पर हम यूकेलिप्टस को ग्रो ना कराएं, लेकिन जहां पे पूरी तरीके से मृदा पानी से डूबी हुई है और उसको अपने को नॉर्मल कंडीशन लाना है वहां पे अपन यूकेलिप्टस को ग्रो करा सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट इसके बाद आता है आपका यहां पर क्वेश्चन नंबर 23, विच ब्रांच ऑफ जेनेटिक्स इज कंसर्न विथ स्टडी ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटिंग पॉपुलेशन। तो एक टॉपिक है जिसको अपन बोलते हैं पॉपुलेशन जेनेटिक्स। इस टॉपिक को अपन क्या बोलते हैं, ध्यान रखना है, यहां पर पॉपुलेशन जेनेटिक्स कहा जाता है, ध्यान रखना। और ये पॉपुलेशन जेनेटिक्स से संबंधित जो कॉन्सेप्ट देने वाले वैज्ञानिक थे उनका नाम था, ध्यान रखना यहां पर हार्डी विनबर्ग के नाम से जानते हैं उनको अपन। किस नाम जानते हैं, ध्यान रखना यहां पर आपका ये हार्डी विनबर्ग के नाम से जाना जाता था। ये हार्डी विनबर्ग लॉ बोलते हैं इसको, हार्डी विनबर्ग लॉ के नाम से जाना जाता है ये। तो पॉपुलेशन जेनेटिक्स से संबंधित, ठीक। इसका एक फार्मूला भी है, इस फार्मूला को बोलते हैं p² प्लस 2pq प्लस q²। ये पॉपुलेशन जेनेटिक्स का फार्मूला है कि कोई भी जो जीन्स है तो उस जीन्स की किसी जनसंख्या में फ्रीक्वेंसी क्या होगी उसको ज्ञात करने के लिए इस फार्मूले को हम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि प्रत्येक जीन्स एक पर्टिकुलर ट्रेट्स या लक्षण को कंट्रोल करता है। तो किसी जनसंख्या में उसकी फ्रीक्वेंसी को ज्ञात करने के लिए हम इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हैं। इस फार्मूले को प्रस्तुत करने वाला वैज्ञानिक कौन थे, हार्डी विनबर्ग, ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट आपका किससे संबंधित है, पॉपुलेशन जेनेटिक्स से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा ये हम क्वेश्चन नंबर 24 से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो आप सभी को हैप्पी दिवाली।